चलिए चलिए तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4 जो कि है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इस चैप्टर पे आसानी से 14 नंबर गेन कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सरल टॉपिक है। मतलब आपसे एक दो क्वेश्चन आप लगाएंगे और फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है। हमको जनरली ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। एक साइड है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन और एक साइड है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन में हमको पढ़ना है एनालिटिकल फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, शेयर कंडीशन और एनालिटिकल फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं। एंड इंटीग्रेशन पार्ट में आपको लाइन इंटीग्रल, कॉजी इंटीग्रल थ्योरम, पोल्स एंड रेसिड्यू थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। बहुत ही आसान चैप्टर है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड है पूरा। आप एक दो क्वेश्चन लगाएंगे और फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये चैप्टर कुछ नहीं और 14 नंबर आप इस चैप्टर पे आसानी से ले सकते हैं। तो ये चैप्टर ध्यान से बहुत ही अच्छे से करें। पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो 12वीं में सबको ही पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो मैं यहाँ पास समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। क्वेश्चन है x² + 1 = 0। ठीक, मैं क्या करता हूँ, x² को यहीं रखता हूँ, +1 को उस साइड भेजता हूँ तो माइनस हो जाएगा। स्क्वायर खोलता हूँ तो हो जाएगा x √-1। रूट के अंदर माइनस नहीं चलता है। आपने 10वीं से पढ़ा हुआ है कि रूट के अंदर अगर माइनस आ गया वहां पास मैथ्स पूरी फेल हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने बहुत ही रिसर्च किया और उन्होंने क्या किया, √-1 को वो बोलने लगे अयोटा। इसको आई से डोनेट करते हैं और बोलते हैं अयोटा। अगर रूट के अंदर माइनस है तो उसको साइंटिस्टों ने क्या कह दिया, अयोटा। ठीक, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर तो माइनस चलता नहीं है। रूट के अंदर माइनस चल ही नहीं सकता, वहां पास सारी मैथ फेल हो जाती है। तो डिस्कवरी हुई तो उन्होंने क्या किया, रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसको नाम दे दिया अयोटा। ठीक, इसको आप नोट करिएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लेता हूं और उसकी मदद से एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन है, मान लीजिए x² + x + 1। कैसे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। इसके मैं रूट्स निकालता हूं। इसको अगर मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्वाड्रेटिक के, तो a क्या है, यहाँ पास a है 1, b क्या है, b भी है 1 और c क्या है, c भी है 1। तो हमारे पास रूट निकाले के दो तरीका है, या हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें। यहाँ पास मुझे ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा कि मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का लगा दूं। और दूसरा है धाराचार फॉर्मूला, जो आपने शायद 11वीं या 12वीं में पढ़ा था। धाराचार फॉर्मूला क्या है, धाराचार फॉर्मूला है कि अगर हमको रूट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है -b + √b² - 4ac/2a। अब मैं क्या करूंगा, a b c की जगह वैल्यू पुट करूंगा a b c की। तो ये हो जाएगा x = -b कितना है 1 ± √b कितना है 1 का स्क्वायर -4 × a कितना है 1, c भी है 1। ठीक, /2 × a कितना है 1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -1 ± ये 1 का स्क्वायर 1 - 4/2। और सॉल्व करता हूं तो हो जाएगा x = -1 ± √-3/2। ठीक, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, रूट -3 है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1 ± √-1/3/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 का आप 1 से इंटू करेंगे तो -3 आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अयोटा। तो मैं √-1 को अयोटा लिख सकता हूँ और √3 एज इट इज रहेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ -1 -1 को मैं क्या लिख दूं, √-1 है तो √-1 को मैं लिख दूंगा अयोटा और √3 एज इट इज /2। ठीक, तो ये हो जाएगा x = एलसीएम खोल देता हूं मैं, ये हो जाएगा -1/2 ± √3/2 अयोटा। अब मैं यहाँ पास आपको कॉन्सेप्ट ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन पे
अगर आपको क्वेश्चन पे कहीं भी आयोटा दिख जाए, इसका मतलब वो किस तरह का नंबर है, किस तरह का फंक्शन है, या किस तरह का काम वहां चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला काम चलेगा। मतलब अगर आपको कहीं भी आयोटा दिखे तो वो कैसा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पास मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे आयोटा दिख गया इनके साथ, तो ये कौन सा नंबर है, मतलब कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां कहीं भी आपको आयोटा दिखे इसका मतलब वो कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप साइड में लिख लें कहीं, जहां कहीं भी आयोटा दिखे इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। नोट डाल के लिख लें। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, जो आयोटा के साथ अटैच रहता है नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक। और जो आयोटा के साथ अटैच नहीं रहता है, अकेले रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट। क्या मैंने बताया कि जो आयोटा के साथ अटैच रहता है नंबर वो रहता है इमेजिनरी पार्ट, और जो अकेले रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कुछ इस तरह दिया है, मान लीजिए आपको दिया है 2+3 आयोटा, तो जो आयोटा के साथ अटैच है वो कौन सा पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट। ओके। और जो अकेला रहेगा, आयोटा के साथ अटैच नहीं रहेगा, वो कैसा पार्ट होगा, रियल पार्ट। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 4+3 आयोटा, तो जो आयोटा के साथ अटैच रहेगा वो कैसा रहेगा, इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या है, रियल पार्ट। अगर आपको दिया है 6+8 आयोटा, तो ये कौन सा पार्ट रहेगा आयोटा के साथ वाला, इमेजिनरी पार्ट, और ये कैसा रहेगा, रियल पार्ट। मैं इसमें इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपको दिया है 3+9 आयोटा, तो आयोटा के साथ जो अटैच है वो कैसा रहेगा, वो रहेगा इमेजिनरी पार्ट। और जो अकेला रहेगा तो वो कैसा पार्ट रहेगा, वो रहेगा रियल पार्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या है। इमेजिनरी पार्ट वो है जो आयोटा के साथ अटैच रहता है, और जो अकेले रहता है वो रियल पार्ट है। ठीक। आपको इतना समझ में आया। मान लीजिए अब मैं अपने से ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच, समझते जाइएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक। मान लीजिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस को मैंने मान लिया रियल पार्ट, और वाई एक्सिस को मैंने मान लिया इमेजिनरी पार्ट। समझते जाइएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक। यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को उठाता हूं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पुट करता हूं। रियल पार्ट क्या है अपना 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है अपना 3 यहां। तो इसके जो पॉइंट आएंगे वो यहां पास आएंगे 2,3। 2 क्या है, रियल पार्ट है। रियल पार्ट कहां प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में। 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, कहां प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस में। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, z, मान लीजिए किसी के इक्वल ले लेता हूं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। बताइए, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, x क्या है, रियल पार्ट, हम इसकी जगह कुछ भी लिख देंगे जो हमको लिखना होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। y क्या है, इमेजिनरी पार्ट, इसमें कुछ भी लिख देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं इसकी जगह इस तरह लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू एक्स क्या है, रियल पार्ट में लिख दूं 3, प्लस y क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा के साथ अटैच कर दूं 2। देखिए अपनी ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर इस ग्राफ की मदद से लें। ग्राफ मैंने प्लॉट किया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो मैंने क्या देखा कि रियल पार्ट को मैंने एक्स एक्सिस लिया, इमेजिनरी पार्ट को मैंने वाई एक्सिस लिया, तो मैंने एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की।
कि मैं क्या इसको लिख सकता हूँ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मुझे इस ग्राफ से दिखा बिल्कुल लिख सकता हूँ, x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। तो पता ही है क्या है, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि होती है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको रट लें। z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा वाई, और ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इतना तो रट ही लें, मेन यही है आपको समझना था, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे, ये तो थी स्टैंडर्ड इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की भी होगी। तो अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, वो होती है, फंक्शन है तो एफ ऑफ जेड होगा, जेड का फंक्शन है तो एफ ऑफ जेड क्या होती है, u प्लस आयोटा v। u क्या है, अपना रियल पार्ट होगा, क्योंकि ये आयोटा के साथ अटैच नहीं है, और v क्या है, v है इमेजिनरी पार्ट। ये थी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये थी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। आपको ये और ये एकदम दिमाग में बस जाना चाहिए कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जहां पास x क्या रहता है, रियल पार्ट, और y क्या रहता है, इमेजिनरी पार्ट। एकदम दिमाग में बस जाना चाहिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप पेपर के या कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहती है, ताकि आपको बार बार ध्यान आ जाए, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये रहती है। पॉज करके इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आयोटा की, ठीक है। तो मैं यहां पास लिखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे आएगा तो क्या आप निकालते बैठेंगे, जल्दी जल्दी पुट करिएगा, क्योंकि इतना समय तो है नहीं। हम लोग थोड़ा मैं देख लूं क्लियर आ रहा है कि नहीं, हाँ बहुत क्लियर आ रहा है, ठीक। तो क्या प्रॉपर्टीज है, हमको पता है रूट -1 क्या होता है, रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोटा, ठीक। ऐसे लिखता हूं, आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा की वैल्यू होती है रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, रूट -1 इंटू रूट -1, रूट -1 रूट माइनस इंटू होगा तो -1 आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 आयोटा, तो ये निकल आया माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, ठीक। अब देखते हैं आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं आयोटा क्यूब, सॉरी लिख सकता हूं इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 1, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू है 1, ठीक। अगर हमसे पूछ ले मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, क्या बताएंगे आप, मॉडुलस ऑफ z में z की वैल्यू पुट करता हूं, z की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई,
मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर आपको कभी पूछ ले कि z का मॉड बताइए तो इसका होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये कुछ प्रॉपर्टीज आयोटा की। आयोटा होता है रूट -1, बताया था मैंने आपको। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, और मॉडुलस ऑफ अगर आप z पूछ ले, z मतलब x प्लस आयोटा वाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो पॉज करके ये नोट करिए, फिर आगे आता हूं। चलिए तो एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। अगर आपको दिया रहता था cos x या sin x, तो आप इसको बोल देते थे कि ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि sin x, cos x, cot x, tan x, sec x ये कैसे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक। लेकिन cos hx sin hx अगर दिया हो, अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आप लोग ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसको देख के कह देंगे कि हाँ ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि कॉज और साइन लगा है। बिल्कुल बात है, अगर पढ़े ही नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। पहला तो हम लोग का व्यू यही जाएगा कि कॉज और साइन लगा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि कॉज एक्स साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या फर्क है यहाँ, सिर्फ एच तो लगा है, लेकिन एच का यहाँ बहुत रोल है। एच क्या है, एच है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब cos hx sin hx ये कैसे फंक्शन है, हाइपरबोलिक। cos x sin x, जब x के बगल में h नहीं था तो हम लोग बोल देते थे हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ cos x sin x tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन cos hx sin hx गलती से भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मत बोलिएगा। ये कैसे फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन, क्योंकि h लगा हुआ है। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि cos hx और sin hx अगर h लगा है तो इसका मतलब वो कौन से फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन की खास बात पता है क्या, हाइपरबोलिक फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन नहीं आता है। समझे कि अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन नहीं आएगा। मतलब अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं cos x का तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा हाइपरबोलिक फंक्शन को तो माइनस साइन नहीं आएगा, सीधे लिख देना है साइन एच एक्स। समझे। और इंटीग्रेशन जब हम लोग करते थे तो साइन एक्स का तो क्या करते थे, माइनस कॉस एक्स लिखते थे। लेकिन जब इंटीग्रेशन अपन लोग करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन का तो माइनस साइन नहीं आएगा, लिखेंगे हम लोग सीधे कॉस एच एक्स। तो नोट कर लीजिए ये, और यहां पास लिख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए कॉपी के ऊपर कि हाइपरबोलिक फंक्शन में इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करने पे माइनस साइन खत्म हो जाता है। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करेंगे तो वो खत्म हो जाता है, माइनस साइन नहीं आता है। आपने यहां पास देखा, पॉज करके नोट करिए। चलिए तो ये कुछ फॉर्मूला आपको लिखे हैं कि साइन आयोटा एक्स अगर आपको दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है आयोटा साइन एच एक्स। ठीक, अगर आपको दिया है कॉस आई एक्स तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस एच एक्स। अगर आपको कहीं दिखे कॉस आयोटा एक्स तो इसका मतलब उसका आंसर हो सकता है कॉस एच एक्स। अगर आपको दिया है ई की पावर आयोटा थीटा तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर दिया है ई की पावर में माइनस आयोटा थीटा तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और इसी को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक, तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आपको वहां पास
एक चीज बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, लिख लिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे सी आर रिलेशन या सी आर कंडीशन। इसका फॉर्मूला है कॉजी, थोड़ा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, रायमैन कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होगा इसका। डिफरेंशिएशन पार्ट के हम लोग जितने क्वेश्चन करेंगे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में ही यूज होगा। ये कहता है कि जब आप u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इक्वल होगा जब आप v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और कहता है जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे u को, ये इक्वल होगा जब आप v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे माइनस के। क्या कहता है सी आर कंडीशन कि du अपॉन dx बराबर होता है dv अपॉन dy के, और du अपॉन dy बराबर होता है माइनस dv अपॉन dx के। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, du अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dy हो जाता है, du अपॉन dy बराबर हो जाता है माइनस dv अपॉन dx के। इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिकल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एनालिटिकल फंक्शन है। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कभी कभी कि बताइए, क्वेश्चन कुछ दे देगा, u दे देगा और v दे देगा, आपसे बोलेगा बताइए कि एनालिटिकल फंक्शन है कि नहीं, तो आप u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y का, और v का y और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? सी आर कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो मतलब फंक्शन कैसा रहेगा? एनालिटिकल। तो पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे।